आपका मेज़बान करीम मलिक एक बार फिर से आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तान के जो कैंप में बहुत सारी बातें चल रही हैं। नए कोच ने ज्वाइन किया है माइक हैसन ने, और नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ है। और इस कैंप के अंदर हमने देखा कि माइक हैसन ने बहुत नई नई ड्रिल्स करवाई और काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान टीम को अलग एक सिनेरियो नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान टीम सारे जो है जल लग रहे थे। कहीं पर कैचिंग प्रैक्टिस हो रही थी, कहीं पर जो है माइक हैसन और दीगर चीज़ें करवा रहे थे। खुद भी जो है वो स्पॉट पर खड़े हुए थे, बॉलर्स को देख रहे हैं, बैटर्स को देख रहे हैं, विकेट कीपर से बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा लगा कि यार एक ऐसा कोच मिला है जो इधर भी भाग रहा है, उधर भी भाग रहा है। 3-4 जगह नेट्स लगे थे। फिर इसी बीच में माइक हैसन के आते ही क्योंकि माइक हैसन नया कोच जो आता है वो उसके बाद तमाम खिलाड़ियों से बात करता है, और प्रायोरिटी वही खिलाड़ी रहते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, यानी बाबर, रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये 3 बड़े प्लेयर जिनके साथ माइक हैसन ने मुलाकात की, जिनसे बात की बैठ के मैन टू मैन जिसको आप टॉक कहते हैं। तो इस पर बहुत सारी खबरें गर्दिश की, जिस पर हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बातें बताई कि काफ़ी ज़राए ने, मैंने भी अपने कुछ सोर्सेज से कंफर्म किया, जिस पर ये कहा गया कि माइक हैसन ने बाबर आजम को ये ऑफ़र की है। क्या ऑफ़र नहीं की, ये पूछा कि क्या आप विकेट कीपिंग कर सकते हैं क्या आप विकेट कीपिंग के जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं, जिस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी जिस पर तंज़ो मज़ाक किया गया कि यार बाबर आजम को विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनाना मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली को आप ऐसे ऑफर नहीं करेंगे, आप केन विलियमसन को ऑफर नहीं करेंगे, आप स्टीव स्मिथ को ऑफर नहीं करेंगे। देखिए ये गोरे ये कभी भी गलत बात नहीं करते, टेढ़ी बात नहीं करते। और हो सकता है कि शायद ड्यूरिंग द मीटिंग ये बात सिर्फ ऐसी पूछ ली हो या बता दी हो, क्योंकि मीटिंग के दौरान बहुत सारी बातें हुई, जिसमें बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे बात हुई, रिजवान के स्ट्राइक रेट पे बात हुई, शहनशाह अफरीदी के फॉर्मेट पे बात हुई। तो काफ़ी सारी बातें हुई, जिसमें से एक ये बात को उठा के काफ़ी जो है तमाशा सोशल मीडिया पे बनाया गया कि बाबर आजम को विकेट कीपिंग की ऑफर की है माइक हैसन ने। जबकि कल माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हैसन से 3 सवाल किए गए। एक शहनशाह अफरीदी के फॉर्मेट के हवाले से जो कहा जा रहा है कि शहनशाह अफरीदी को ऑफर हुई कि आप कौन से 2 फॉर्मेट खेलना चाह रहे हैं, चूंकि अब 3 फॉर्मेट हम आपको नहीं खिलाना चाह रहे, उस पर हम बात करेंगे। फिर हसन अली के T20 टीम में ना होने के हवाले से सवाल किया गया। दूसरा सवाल किया गया कि बाबर आजम को क्या आपने विकेट कीपिंग ऑफर की है, विकेट कीपिंग के हवाले से ऑफर की। पहला सवाल हुआ तो मैं उस वक्त मौजूद था, तो माइक हैसन के तासुरात चेंज हो गए। माइक हैसन जैसे लाल से हो गए, उनको एकदम एक सवाल झटके से मीडिया की तरफ से पड़ा, और उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में, और आते ही उनको एक सवाल जो है वो मार दिया गया, और जिससे वो एकदम हैरान हो गए। और उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि मैंने बाबर आजम को ऐसी कोई ऑफर नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं की। और मैं समझता हूँ कि यार बाबर आजम को विकेट कीपिंग की ऑफर करना खुद साख्ता भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत भोंडी बात है कि अगर ये गोरा कोच अगर ये बात कर रहा है, अव्वल तो वो लोग ऐसी चीजें करते नहीं है, वो अपनी पूरा होमवर्क करके आते हैं, अपनी पूरा थिंक टैंक होता है उनका, इस तरीके की वो ब्लंडर्स नहीं मारते। अब जो भी बातें मीटिंग में हुई हो, बाबर आजम बातें लीक नहीं करते, माइक हैसन अपनी बात खुद नहीं करेंगे आके, तो मीटिंग के अंदर क्या बात हुई इसकी कोई तस्दीक तरदीद नहीं है इस हवाले से। खैर माइक हैसन ने इस बात की जो है तरदीद कर दी। हाँ, हो सकता है बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए, बाबर से पूछा जाए, बाबर भी मना कर देंगे। तो इस तरीके से जो मीटिंग के अंदर बातें होती है वो बाहर नहीं जाती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मीटिंग के अंदर हो जाती हैं, और समटाइम ऐसा भी होता है, समटाइम नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है कि जब आपको कोई भी मीटिंग के अंदर बात चल रही होती है, आप मीडिया के सामने आके उन सारी बातों की तरदीद कर देते हैं। तो ये तो हमेशा होता रहा है, क्योंकि मीडिया के अंदर जब बात आ जाती है फिर बहुत सारा प्रोपेगेंडा बनता है, और उसके बाद एक तमाशा हो जाता है। तो बाबर आजम साहब को विकेट कीपिंग का रोल ऑफर हुआ है कि नहीं हुआ, इस बारे में माइक हैसन ने जो है मना कर दिया है। और मीटिंग के अंदर क्या बात हुई इस हवाले से तो आप बाबर आजम ही बता सकते हैं, अगर वो खुल के बात करें। अव्वल तो ना कोई करेगा बात, और ना ही मीडिया में ये वाली बात लाई जाएगी। फिर जो मेन बात है, खैर ये तो बड़ी अजीब ही बात है, अगर ये बात हुई भी है तो इस बात में कोई भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही फालतू बात है। बाबर आजम विकेट कीपिंग इनसे क्या, अगर आपने कराना है तो आपने उनसे बॉलिंग करवाएं, आप उनको बॉलिंग की तरफ लेके, अगर वो, क्योंकि माइक हैसन की एक मेंटालिटी है कि वो मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर्स चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर बंदे को सब आना चाहिए, बॉलर को बैटिंग आनी चाहिए, बैट्समैन को बॉलिंग आनी चाहिए, कीपिंग हो, फील्डिंग हो, मतलब एक पूरा फुल पैक हो, मतलब एक ऐसा ना वो जो बेहतरीन जो फुल पैकेजिंग आ जाती है जिसके अंदर हर चीज़ होती है। तो वो ऐसा पाकिस्तान टीम को चाह रहे हैं। चले, ये एक अच्छी सोच है। फिर जो मेन बात है, मेन बात बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के स्ट्राइक रेट पे, T20 स्ट्राइक रेट पे, दोनों का एक का स्ट्राइक रेट 127 है, एक का 129 है। अच्छा, ये बड़ा तमाशा है, स्ट्राइक रेट के ऊपर बड़ी बातें की जा रही, बहुत इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है, स्ट्राइक रेट के ऊपर तमाशे किए जाते हैं। आप जैसा कि आप सबको याद होगा कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर तो जब वो PSL में 150 के स्ट्राइक रेट से खेले तो लोगों ने कहा कि एक जबरदस्त बाबर आजम ने एक चेंज लेके आया। 2021 में ऐसा टाइम रहा जहां पर वो 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेले। अच्छा देखिए,
जहाँ तक मैं दुनिया के बड़े प्लेयर्स की बात करूँ तो टी20 में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। पाकिस्तान टीम में भी ऐसा फिलहाल कोई प्लेयर नहीं जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलता है, सिवाय हसन नवाज के। हसन नवाज के मैचेस भी इतने नहीं है तो अभी इतनी जल्दी आप उनको कंसिडर कर भी नहीं सकते। फखर जमान का स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस नहीं, लेकिन वो तेज खेल रहे होते हैं और वो जारे मिजाज बल्लेबाज है तो उनका पता है कि वो तेज खेल जाते हैं। इवन ऐसे बहुत सारे प्लेयर और दोनों को आकिब जावेद भी जो टीम के हेड कोच, उन्होंने भी ये बात की कि दोनों को 150 प्लस का स्ट्राइक रेट लेके खेलना पड़ेगा और दोनों जो टीम में होंगे। माइक हैसन से स्ट्राइक रेट के हवाले से बात की तो माइक हैसन ने कहा कि मैंने तो बाबर आजम को कोई स्ट्राइक रेट के हवाले से कोई बात नहीं की, रिजवान को भी कोई भी बात नहीं की गई कि वो स्ट्राइक रेट के तेज स्ट्राइक रेट से खेलें। तो उस पर ये सवाल बनता है कि अगर स्ट्राइक रेट पे कोई बात नहीं की गई तो बाबर और रिजवान टी20 टीम का हिस्सा क्यों नहीं? अगर स्ट्राइक रेट के हवाले से कोई सवाल नहीं किया गया तो ये दोनों टीम में होने चाहिए थे, ऐसा क्यों है कि वो दोनों टीम का हिस्सा नहीं है? तो मतलब अंदरूनी कोई ना कोई बात हुई है और दोनों ही कोचेस जो है, हेड कोच या कोच आपकी बातें छुपा रहे हैं और वो इस बात को मंजर आम पर नहीं लाना चाहते। और बाज़ औकात ऐसा होता है कि जब आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर हो जाते हैं जो जिनका बहुत बड़ा नाम होता है और उनको मीडिया में लाया जाता है और पता है कि यार कहीं ना कहीं से खबर भी लीक हो जाएगी, यहाँ पर हो सकता है कि गुस्से में आकर मीडिया के सामने बोल दे, तो मीडिया से अवॉइड भी कर रहे होते हैं। तो हमारे एक अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात पॉइंट की सना भाई ने, कि जब बाबर आजम वन डाउन पर आए, उनके पोजीशन वन डाउन पे किया तो उनको बहुत टाइम तक जो है मीडिया से अवॉइड किया गया, उनको मीडिया पे सामने नहीं लाया गया क्योंकि फिर उनसे सवाल हो जाता और फिर अगर उस पर वो बात करते थे तो फिर वो एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती। फिर चूंकि बाबर आजम का नाम उनके जब अल्फाज निकलते हैं तो फिर वो एक मामला कंट्रोवर्सी की तरफ चला जाता है। तो खैर रिजवान और बाबर दोनों को 150 का स्ट्राइक रेट बोलना, मैं समझता हूँ कि यार ये एक नाइंसाफ़ी है। इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो 150 स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, वो टी20 के अंदर है। केएल राहुल को देख ले, ऋषभ पंत को देख ले, वो स्टिल जो है वो 150 का स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन वो अपनी टीम के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप प्लेयर की क्रेडिबिलिटी देखें ना कि प्लेयर के साथ वो वाला मामला करें। कुछ प्लेयर्स होते हैं शायद वो कभी जिंदगी में 150 के स्ट्राइक रेट से ना खेलें, 127 है, 140 तक कर लें, 50 लेके जाना बहुत बहुत मामला है, इतना बड़ा टाइम लगेगा इसको लेके जाने में। और मैं समझता हूँ कि अभी इन दो प्लेयर्स की आपकी टीम को ज़रूरत है। एक सीनियर माइंड, जब हमारे पास प्लेयर सीनियर हो जाते हैं तो हम उनको साइडलाइन कर देते हैं, जब हमें जब उनसे फ़ायदा लेना पड़ता है। फिर शहनशाह अफरीदी की बात हुई, शहनशाह अफरीदी को कहा गया भाई आप तीन में से कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, जिसपे शहनशाह अफरीदी ने कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, मेरी इतनी एज नहीं है तो मैं फॉर्मेट के हवाले से क्यों कोई चीज़ ऐसे डिसाइड करूँ, अभी तो मेरी बहुत एज है, मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, जब मेरी एक एज कम हो जाएगी, मुझे लगेगा कि अब जब मैं 30 क्रॉस कर गया हूँ फिर वहाँ मैं एक या दो फॉर्मेट खेलूंगा, अभी मैं दोनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं अगर बात करूँ शहनशाह अफरीदी, अभी शहनशाह अफरीदी को किसी एक फॉर्मेट पर स्टिक कर देना उनके साथ ज्यादती होगी कि अभी तो उनका प्राइम टाइम है। हाँ, हालांकि उनको खिला खिला के हमने बर्बाद कर दिया, उनको थोड़ा बचा बचा के चलाते तो शायद हम उनको बड़े अच्छे तरीके से चला सकते थे, जैसे ओवरसीज प्लेयर्स को चलाया जाता है। जैसे आप देखें ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को चलाया गया बड़े तरीके से, आज वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े करामा साबित हुआ है। हम उनको चला सकते थे लेकिन हम नहीं चला पाए, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था तो हम उन्हीं को खिलाते रहे। तो अब फाइनली जो है हमने उनको इतना बर्बाद कर दिया, हम उनको चाह रहे हैं कि एक फॉरवर्ड में रखें, तो अब ये भी गलत है। अभी कदरे बेहतर बॉल कर रहे हैं, पहले जैसा नहीं कर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक रिदम पकड़ते जा रहे हैं वो इंजरी के बाद से। तो ये 3 से 4 सवालों के माइक हैसन ने जवाब दिए। अब बाबर आजम की कीपिंग वाली बात हो या स्ट्राइक रेट के हवाले से बात हो, मजीद इस पर बहुत सारे इंकशाफात होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।